हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि हमने जो न्यू बैच स्टार्ट किया हुआ है 2025-26 का बीए फोर्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का, उसमें आज हम चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। न्यू सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया हुआ है ऑल यूनिवर्सिटी के लिए। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, आपके लिए क्लास हेल्पफुल होगी। तो बीए फोर्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है, उसमें आपको मुद्रा का अर्थ और मुद्रा के कार्य को पढ़ना है। तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने मुद्रा का अर्थ और मुद्रा की परिभाषा को बहुत ही डिटेल में जाना था, अलग अलग विद्वानों के अकॉर्डिंग। और आज की वीडियो में हम मुद्रा के कार्य यानी मुद्रा के फंक्शंस को पढ़ने वाले हैं कि मुद्रा के क्या क्या कार्य हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट हो जाएगा और इसी तरीके से आपको वीडियोस लगातार मिलती रहेंगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं मुद्रा के कार्य को यानी फंक्शंस ऑफ मनी। उम्मीद करती हूँ इसके पहले वाली वीडियो में आपने मुद्रा का अर्थ और मुद्रा की परिभाषा बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं मुद्रा के कार्य। अगर हम मुद्रा के कार्य की बात करें तो प्रारंभ में मुद्रा का कार्य अत्यंत सीमित था और प्रोफेसर चैंडलर थे जो उन्होंने कहा कि किसी आर्थिक प्रणाली में मुद्रा का केवल एक ही मौलिक कार्य है, माल तथा सेवाओं के लेन देन को सरल या आसान बनाना। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ है और अर्थतंत्र जटिल होता गया है, वैसे वैसे ही मुद्रा के कार्यों में भी वृद्धि होती गई है और आज भी मुद्रा के कार्य लगातार बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो हम मुद्रा को 4 भागों में बांट सकते हैं। मुद्रा का वर्गीकरण हम 4 भागों में कर सकते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो मुद्रा के 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य हैं जो इस डायग्राम के थ्रू आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में ये सब जानने वाले हैं। तो मुद्रा के कार्य को अगर इस तरीके से आप डायग्राम बनाने के बाद एग्जाम में लिखेंगे तो आपको नंबर भी अच्छा मिलेगा। तो देखिए मुद्रा के 4 कार्य हैं। मुद्रा का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कार्य है मुद्रा का प्रमुख कार्य या प्रधान कार्य। दूसरा कार्य है सहायक कार्य या गौड़ कार्य। इसको सहायक भी कहते हैं या गौड़ कार्य भी कहते हैं। मुद्रा का तीसरा कार्य है आकस्मिक कार्य और चौथा कार्य है विविध कार्य। तो मुद्रा के इन कार्यों के अंदर भी बहुत सारे मुद्रा के कार्य हैं। तो आइए उसको डिटेल में बहुत ही आसान सी भाषा में आपको पढ़ाते हैं ताकि आपका कहीं भी कोई डाउट बचा न रहे। मुद्रा का सबसे पहला कार्य प्रधान या मुख्य कार्य यानी प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी। देखो, प्रधान कार्यों का संबंध उन कार्यों से होता है जो अपने जन्म काल से ही मुद्रा करती चली आ रही, जैसे कि किसी भी वस्तु या सेवा का लेन देन करना, उसको खरीदना बेचना, ये मुद्रा के माध्यम से ही संभव है। इसीलिए इसके प्रधान कार्यों को आवश्यक कार्य यानी इसेंशियल फंक्शंस या मौलिक कार्य यानी ओरिजिनल फंक्शंस और बुनियादी कार्य यानी फंडामेंटल फंक्शंस भी कहते हैं। तो ये मुद्रा के मुख्य कार्य के अलग अलग नाम हैं। मुद्रा का जो प्रमुख कार्य है इसको भी 2 भागों में विभक्त किया जाता है। इसमें पहला कार्य है विनिमय का माध्यम और दूसरा कार्य है मूल्य का मापक। तो सबसे पहले हम विनिमय के माध्यम को समझते हैं यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखो, मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है विनिमय को सरल और सुविधापूर्ण बनाना। आज जितने भी लेन देन होते हैं या अगर हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसकी पेमेंट किस में करते हैं? मुद्रा में ही करते हैं। अगर हमको ये नोटबुक खरीदना हो या मेरे हाथों में ये जो पेन है इसको भी खरीदना हो तो हम इसके बदले में दुकानदार को क्या देंगे? मुद्रा देंगे। और हमारे इंडिया की मुद्रा है रुपया, तो हम रुपया देते हैं। उसके बाद ही कोई भी वस्तु या सेवा को खरीदते हैं। तो मुद्रा का सबसे पहला जो काम है वो विनिमय का माध्यम है। किसी भी लेन देन को आसान बनाना, भुगतान करना, सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय भी मुद्रा के माध्यम से ही किया जाता है। तो ये मुद्रा का सबसे पहला कार्य है। अब देखो, दूसरा जो कार्य है प्राथमिक कार्य के अंदर वो है मूल्य का मापक यानी मीजर ऑफ वैल्यू। यहाँ पर देखो, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आप और अच्छे से समझ सकें। देखिए, मूल्य का मापक का मतलब है कि किसी भी वस्तु या सेवा का मूल्य नापना। जैसे आप कोई भी शूज़ खरीदते हैं, कोई भी कपड़ा खरीदते हैं, अपनी साइज़ का खरीदते हैं जो आपको फिट आता है। अपनी साइज़ का ही हर कोई हर चीज़ खरीदता है। तो इसी तरह से जो वस्तु या सेवा होती है, अगर उसका भी हमें मापन करना है तो हम उसके मूल्य का मापक करते हैं मुद्रा में। जैसे कि हमें कोई पेन खरीदना है, उस पेन की कीमत 20 रुपया है, तो हमने इस पेन की कीमत को माप लिया, मूल्य को माप लिया रुपया में, मुद्रा में यानी 20 रुपया, तो हम 20 रुपया दुकानदार को चुका देंगे। तो मुद्रा का जो सबसे पहला मुख्य कार्य है उसमें विनिमय का माध्यम जो मैंने आपको समझाया और दूसरा है मूल्य का मापक। मुद्रा का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य को मापना है।
जिस प्रकार हम भौतिक वस्तुओं का माप करते हैं तौल अथवा लंबाई, चौड़ाई आदि, ग्राम, मिलीमीटर, मीटर, किसी भी चीज़ को मापते हैं, उसी प्रकार हम सभी वस्तु या सेवाओं का मूल्यांकन मुद्रा के मापदंड के द्वारा करते हैं। किसी भी वस्तु को अगर हम कोई कपड़ा खरीद रहे हैं 2000 रुपये का है, तो उस कपड़े का मूल्य हमने माप लिया मुद्रा में कि 2000 रुपया, चलो अब 2000 चुकाओ, इसका मूल्य यही है। इसके बाद दुकानदार आपको वो कपड़ा देगा। तो ये सब मुद्रा के प्राइमरी कार्य के अंदर आते हैं, सबसे पहले कार्य के अंदर आते हैं। मुद्रा का जो पहला कार्य है प्राथमिक या मुख्य कार्य, उसके अंदर आपने 2 भागों को देखा, उम्मीद करती हूँ आप समझ गए हैं। अब मुद्रा का जो दूसरा कार्य है वो है सहायक कार्य, या जिसको गौण कार्य भी कहते हैं। अब इसको समझते हैं। देखिए, मुद्रा के सहायक कार्य वे होते हैं जो प्राथमिक कार्यों को संपन्न करने में सहायता करते हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे ही मुद्रा के इन कार्यों का भी महत्व बढ़ता चला जाता है। तो अब मुद्रा के सहायक कार्य में पहला कार्य है भावी भुगतान का आधार। भावी भुगतान को स्थगित भुगतान का आधार भी कहा जाता है। देखो, वर्तमान युग में बहुत से लेन देन भावी भुगतान के आधार पर किए जाते हैं, यानी उधारी पर किए जाते हैं। तो उसका आधार क्या है? मुद्रा ही है। अगर आज के टाइम में आप देखेंगे मार्केट में आधे से ज़्यादा जो ट्रांजैक्शन होता है, व्यापार होता है, वो उधार होता है। बड़े बड़े बिजनेस उधार होते हैं। तो मुद्रा ही उनके भावी भुगतान का आधार है। हर कोई किसी को अगर कोई माल या सेवा उधारी पर दे रहा है, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना की उधारी पर दे रहा है, तो उसकी मुद्रा को देख कर दे रहा है, उसकी साख को देख कर दे रहा है कि मुझे इतने महीने बाद मेरी पेमेंट मिल जाएगी, जो माल मैंने भेजा है उसकी पेमेंट मुझे मिल जाएगी। तो वो मुद्रा का ही एक कार्य है जिसे हम उधार लेन देन की प्रणाली कहते हैं। तो देखिए, आज के टाइम में उधार लेन देन जो हो रहा है वो इसी कारण संभव है क्योंकि हर इंसान को यकीन है कि वो जो उधार लेन देन कर रहा है उसके बाद 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद जो डेट फिक्स की गई है, जो ड्यू डेट होगी, उस डेट पर आ करके उसको अपनी पेमेंट मिल जाएगी जो उसने माल भेजा हुआ है। तो मुद्रा ही एक आधार है भावी भुगतान का भी, उधारी लेन देन का भी। तो ये मुद्रा का एक सहायक कार्य होता है और मुद्रा का सहायक कार्य मुद्रा के प्राथमिक कार्य के द्वारा ही संपन्न होता है। और प्राथमिक कार्य क्या है कि वस्तु या सेवा का लेन देन करना, तो इसके माध्यम से ही ये काम भी संपन्न होता है मुद्रा का। मुद्रा के सहायक कार्य में जो दूसरा मुद्रा का कार्य है वो है मूल्य संचय का आधार, यानी बेस फॉर स्टोर ऑफ वैल्यू। ये बहुत आसान है, इसको समझिए। मैं ये आपको थोड़ा पास्ट में लेकर चलती हूँ और समझाती हूँ। देखिए, जब मुद्रा नहीं थी तब वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, बार्टर सिस्टम चलता था। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन किया जाता था, मतलब जिसको जो आवश्यकता है वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु को बदल कर अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया करते थे। फिर धीरे धीरे मुद्रा बनी और फिर हर ट्रांजैक्शन, हर लेन देन मुद्रा के माध्यम से किया जाने लगा। तो जब वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी तो उस टाइम पर कोई भी व्यक्ति अपने फ्यूचर के लिए किसी भी चीज़ को सेव करके नहीं रख सकता था। जैसे ये संभव नहीं था कि वो अपने फ्यूचर के लिए अपनी आवश्यकता के अनुसार दाल, चावल, अनाज वगैरह सेव करके रख सके। लेकिन आज के टाइम में जब से मुद्रा आ गई है, जब से करेंसी चल रही है, तब से मूल्य संचय का आधार भी हमें देखने को मिला है। मुद्रा के माध्यम से ही ये संभव हो पाया है। आज के टाइम में हर व्यक्ति अपने फ्यूचर के लिए अपनी कमाई में से थोड़ा सा मुद्रा निकाल करके सेव करता है, स्टोर करके रखता है कि अगर फ्यूचर में उसे किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ जाएगी, ज़रूरत पड़ जाएगी, तो वो अपने कलेक्ट किए गए मुद्रा में से निकाल करके उन चीज़ों को खरीद कर अपनी आवश्यकता को पूरा करेगा। तो जब तक मुद्रा नहीं थी, बार्टर सिस्टम था, तो ये चीज़ें मुश्किल थी। लेकिन मुद्रा के माध्यम से ये चीज़ें भी संभव हो पाई हैं कि इंसान अपने फ्यूचर के लिए भी थोड़ा सा करेंसी या मुद्रा स्टोर करके सेव करके रख पाता है। तो ये भी मुद्रा का एक सहायक कार्य है। मुद्रा के सहायक कार्य में जो तीसरा कार्य है वो है मूल्य हस्तांतरण का साधन, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। ये भी बहुत आसान है, इसको समझिए। मूल्य हस्तांतरण का मतलब ट्रांसफ़र कर देना मूल्य को। जैसे कि अगर कोई इंसान लखनऊ में रह रहा है, लखनऊ में ही उसका प्रॉपर्टी है, उसकी संपत्ति है, उसका घर है, लेकिन वो अब अपना लखनऊ शहर छोड़कर दिल्ली में शिफ्ट होना चाहता है, तो वो क्या करेगा? अपनी लखनऊ की ज़मीन, अपने घर को उठाकर दिल्ली नहीं ले जा सकता। वो क्या करेगा कि लखनऊ में जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो उसकी ज़मीन है, जो उसका घर है, वो उसको सेल कर देगा, बेच देगा। उसके बदले उसको क्या मिलेगा?
मनी मिलेगी, रुपया मिलेगा, फिर उन पैसों से वो दिल्ली में जा करके अपनी ज़मीन, अपना घर, फ्लैट जो भी खरीदना होगा खरीद के वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, वहाँ रहने लगेगा। तो ये मुद्रा के माध्यम से ही संभव हो पाया है कि इंसान अपनी संपत्ति को मुद्रा में ट्रांसफर कर सकता है और एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर भी बस सकता है, अपनी प्रॉपर्टी को सेल करके वहाँ जाके खरीद सकता है। तो मुद्रा के माध्यम से ही ये सब कुछ संभव हो पाया है। तो ये मुद्रा के सहायक कार्य हैं: भावी भुगतान का आधार, मूल्य संचय का आधार और मूल्य हस्तांतरण का साधन। आई होप कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए मुद्रा का जो तीसरा कार्य है वो है आकस्मिक कार्य यानी कॉन्टिजेंट फंक्शंस। आई होप कि आप इसके पहले के दोनों कार्यों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब आकस्मिक कार्यों को देखिए। एक अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर किनले, उन्होंने भी मुद्रा के आकस्मिक कार्यों के बारे में उल्लेख किया है। तो चलिए देखते हैं आकस्मिक कार्यों को पढ़ते हैं, ये क्या है। देखिए, मानव जीवन के साथ साथ मुद्रा के कार्यों में भी वृद्धि होती चली गई है और मुद्रा के उपयुक्त जिन कार्यों का वर्णन हमने अभी किया है आपके सामने, उनके आधार पर विकसित अर्थव्यवस्था में उसके कुछ महत्वपूर्ण आकस्मिक कार्यों का वर्णन भी प्रोफेसर किनले ने किया है। बस ये बात ध्यान रहे कि मुद्रा के ये जो आकस्मिक कार्य होते हैं उसके प्रधान व गौण कार्यों के कारण ही विशेषकर विकसित अर्थव्यवस्था में ही संभव होते हैं। अभी तक आपने मुद्रा का प्राथमिक कार्य पढ़ा जिसको प्रधान कार्य भी कहते हैं, उसके बाद आपने मुद्रा का सहायक कार्य पढ़ा जिसको गौण कार्य भी कहते हैं। तो मुद्रा का जो तीसरा कार्य है आकस्मिक कार्य, ये तभी संभव होता है जब प्रधान व गौण कार्य संपन्न होते हैं। तो मुद्रा के आकस्मिक कार्य में भी 3 प्रकार हैं, आइए उसको डिटेल में समझते हैं। मुद्रा के आकस्मिक कार्य में आप ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि जो मुद्रा का आकस्मिक कार्य होता है ये विशेषकर विकसित अर्थव्यवस्था में ही संभव होता है। तो ये बात आप कहीं नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देखिए मुद्रा के आकस्मिक कार्य में भी 3 कार्य हैं। पहला है सामाजिक आय का वितरण, दूसरा है शाख का आधार, तीसरा है पूंजी की तरलता एवं उत्पादकता। इन तीनों को समझ लीजिए ताकि एग्जाम में आपको आसानी रहे। पहले समझेंगे सामाजिक आय का वितरण। सामाजिक आय का वितरण का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल इनकम। देखिए, किसी देश में जितना उत्पादन होता है उसमें भूमि, श्रम, पूंजी तथा साहस सभी का ही सहयोग होता है। अतः वर्ग को उसके सहयोग का उचित प्रतिफल मिलना चाहिए। मतलब कि किसी भी काम को, किसी भी उत्पादन को करने में एक इंसान अकेला नहीं करता, उसमें बहुत सारे लोग मिल करके करते हैं। श्रम लगता है, साहस लगता है, समय लगता है, भूमि भी लगती है, सब कुछ लगता है। तो उसमें जिसका जितना योगदान होता है उत्पादन करने में, उसको उसके योगदान के आधार पर पेमेंट दी जाती है कि तुमने इतना काम किया, तुम्हारे काम का इतना मुद्रा हुई, मतलब इतना रुपया हुआ, तुम्हारे काम का इतना रुपया होगा। और फिर हम मुद्रा के माध्यम से ही सभी की सामाजिक आय का वितरण करते हैं। अब सभी की जो पेमेंट होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों में, लेबर जो होते हैं। तो मुद्रा का ये एक आकस्मिक कार्य है कि सामाजिक आय का वितरण करना। अब देखिए दूसरा आकस्मिक कार्य है शाख का आधार यानी कि बेसिस ऑफ क्रेडिट। जैसे कि देखो, बैंक होता है या फिर जितने भी अन्य वित्तीय संस्था होती है, वित्तीय संस्था जो रुपये पैसे का लेन देन करती है, तो इनका जो व्यवसाय होता है वो साख के आधार पर ही चलता है। और जो साख का सृजन है बैंकों को जमा राशि के आधार पर किया जाता है और वो जमा राशि मुद्रा के रूप में होती है। और जमा जो राशि होती है बैंकों में लोगों की, तो ग्राहकों का बैंकों के ऊपर भरोसा होता है, विश्वास होता है, तभी वो बैंक में अपना रुपया जमा करते हैं और बैंक अपनी साख बना कर रखता है मुद्रा में। जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ, समझिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए। बैंक में आपने पैसा जमा किया, बैंक में आप पैसा जमा करते हैं तो आपका पैसा जो है बैंक क्या करता है, बड़े बड़े उद्योगपति वगैरह को, बिजनेसमैन को उधार दे देता है। तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह को बैंक आपका जमा रुपया उधार दे देता है, फिर बैंक उनसे कुछ उस पर ब्याज लेता है, तो वो बैंक की इनकम होती है। लेकिन अगर आप चले गए बैंक में अभी इसी वक्त कि मेरा पैसा, मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, मेरा पैसा जो मैंने जमा किया था मुझे चाहिए, आप चेक लेकर गए, सेल्फ चेक, और आप अपना पैसा निकाल रहे हैं, तो बैंक ये नहीं कहेगा आपसे कि हमने आपका पैसा किसी और को दिया है काम चलाने के लिए, आप 2 दिन बाद आइएगा। बैंक आपको उसी टाइम आपका रुपया वापस देगा जितनी भी आपको ज़रूरत होगी। तो आपको बैंक के ऊपर भरोसा है कि मैं जमा तो करता हूँ लेकिन मुझे जब ज़रूरत होती है, मैं जिस टाइम बैंक जाता हूँ मुझे मेरा रुपया मिल जाता है। तो ये बैंक की साख है और बैंक की साख मुद्रा के रूप में ही मापी जाती है। मुद्रा के आधार पर ही ये संभव है। बैंक आपको टाल मटोल नहीं करेगा, आपका रुपया फौरन आपको देगा। तो इस तरीके से बैंक की साख भी बरकरार रहती है समाज के अंदर और लोगों का बैंक पर भरोसा बना रहता है।
तो मुद्रा के आकस्मिक कार्य में साख का आधार भी होता है। उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। मुद्रा के आकस्मिक कार्य में तीसरा कार्य है पूंजी की तरलता एवं उत्पादकता। पूंजी की तरलता एवं उत्पादकता का मतलब ये है कि आप अपने पूंजी को बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि पूंजी कई प्रकार की होती है, उसमें मुद्रा का उसका तरलतम रूप भी होता है। मान लीजिए किसी भी संपत्ति को आप किसी भी समय बेचकर उसको मुद्रा के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब आपकी कोई प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, ये आपकी पूंजी है। तो आप जब चाहें उसको सेल करके उसको रुपये पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मुद्रा का आकस्मिक कार्य है, पूंजी की तरलता एवं उत्पादकता। आई होप कि आप इसको भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए मुद्रा का चौथा कार्य विविध कार्य। उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त मुद्रा के कुछ और भी कार्य हैं जिनको विविध कार्य कहा जाता है। आइए अब इसको देखते हैं। मुद्रा के विविध कार्य जो हैं उसमें भी दो प्रकार हैं। पहला है शोधन क्षमता सूचक और दूसरा है निर्णय की वाहक। अब इसको समझ लीजिए क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शोधन की क्षमता सूचक का मतलब होता है कि कोई व्यवसाय अपने दायित्वों को समय पर चुका सकता है या नहीं। शोधन क्षमता को सॉल्वेंसी भी कहा जाता है। और जो शोधन क्षमता होती है ये प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति या संस्था की वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी देता है। शोधन क्षमता जो होती है किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति को मापता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई फर्म या व्यक्ति है, उसके पास अपनी पूरी संपत्ति है, लेकिन जरूरी तो नहीं है उसकी जो संपत्ति है, मशीनरी है, वो सब कुछ उसके पास रुपए की फॉर्म में हो। नहीं, वो उसकी संपत्ति तो है। अगर मान लीजिए कि उसको टाइम पर 3 महीने बाद कोई पेमेंट करना है, उसके पास 3 महीने बाद हाथ में कैश नहीं है कि वो भुगतान कर सके अपने उधारी का, अपने दायित्वों का, तो वो अपनी संपत्ति बेच करके कर सकता है। तो वही है शोधन क्षमता सूचक की मतलब किसी व्यवसाय के मतलब ये पता लगाना कि कोई व्यवसाय अपने दायित्वों को समय पर चुका सकता है या नहीं चुका सकता, तो इसको शोधन क्षमता सूचक कहा जाता है। अब विविध कार्य में दूसरा है निर्णय की वाहक। निर्णय की वाहक का मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए कि मुद्रा के रूप में की गई बचत भविष्य में किसी उद्देश्य के लिए काम में लाई जा सकती है। जैसे कि कोई इंसान है महीने का 100 रुपया कमा रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम समझने के लिए कह रहे हैं कि कोई इंसान है महीने का 100 रुपया कमा रहा है, तो उसे चाहिए कि वो 80 रुपया खर्च करे, उसमें से 20 रुपया वो सेव करे। तो मान लो कि कोई इंसान है जो कार खरीदने के लिए 20 रुपया हर महीने की सैलरी से सेव कर रहा था। उसकी कमाई 100 थी, 80 खर्च करता था, 20 रुपया वो सेव करता था कि मैं कार खरीदूंगा जब कार खरीदने इतना रुपया सेव हो जाएगा। तो मान लीजिए कि उसने सेव तो कर लिया, लेकिन टाइम पर जब उसके पास ज़्यादा सेविंग हो गई तो टाइम पर हो सकता है उसकी कोई और ज़रूरत बढ़ गई हो, तो वो कार खरीदने का इरादा बदल कर दूसरी भी चीज़ खरीद सकता है, दूसरी अपनी आवश्यकता को पूरी कर सकता है। तो निर्णय की वाहक का मतलब यही है कि अपनी इनकम में से कुछ हिस्सा सेव करना ताकि फ्यूचर में उसको अपनी उद्देश्यों के अकॉर्डिंग या अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग खर्च किया जा सके और अपनी आवश्यकता को पूरा किया जा सके। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में आप मुद्रा के कार्यों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसी तरीके से आपको चैप्टर वाइज अपने हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।